नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आप सबका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 5 है, जहां मैं एक बहुत ही अजीम शख्सियत के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। आज से हज़ारों साल पहले जिसने पूरे भारत के बिखरे हुए राजाओं को एक किया और एक सुदृढ़ अखंड भारत की नींव रखी, ऐसे महान योद्धा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिनका नाम हम सब पहले से जानते हैं। हम सब बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम रहता है, जिनके गुरु थे आचार्य चाणक्य और जिन्होंने अपने शिष्य को बनाया मगध का सम्राट और जो कहलाया मौर्य वंश का संस्थापक। आज उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वो कोई और नहीं, आप सब जानते हैं कि वो कौन थे। वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आपने सही पहचाना, तो वो थे चंद्रगुप्त, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी चंद्रगुप्त की। कैसे एक साधारण बालक एक भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसने अखंड भारत की नींव रखी और पूरे भारत को एकजुट में समेट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी चंद्रगुप्त की। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अद्भुत साहस और अदम्य शक्ति की गाथा आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। आज भी हर बच्चा उनके बारे में अपनी किताबों में पढ़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें आज कई सदियों बाद भी लोग जानते हैं। हजारों साल बाद भी वो भारतीय समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को एकजुट किया और उसको शांति और खुशहाली की तरफ ले गए। चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम की प्रशंसा किए बिना कोई नहीं रह पाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे सशक्त और महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने अपने अद्भुत साहस, कुशल रणनीति से न केवल भारत बल्कि इसके आसपास के कई राज्यों पर भी राज किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के राजारोहण की तिथि साधारणतः 324 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब आज से लगभग 2324 साल पहले उनका राज्याभिषेक हुआ। वो राजा बने मौर्य साम्राज्य के, और मगध उस समय वो सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था, जिसको उन्होंने धनानंद को हराकर जीता था। उन्होंने लगभग 24 साल तक शासन किया और उनके शासन का अंत लगभग 297 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अद्भुत शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक और पूर्व के आसाम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक किया, और मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और विशाल राज्य बना दिया। तो दोस्तों, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण बालक थे, जिनको एक आदमी ने अपना गुलाम बना रखा था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त को गुलामी से कैसे निकाला, किसने निकाला, ये सब जानने के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में बताया है। तो कहानी आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने स्वर्ण मुद्राएं देकर चंद्रगुप्त को आज़ाद कराया उस आदमी से, जो इसका मालिक था, जो जिसने उसको गुलाम बनाया हुआ था। और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला चले गए और वहाँ उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई। तो उससे पहले क्या क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे योद्धा थे, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफलता प्राप्त की। महान पराक्रमी और शक्तिशाली महान चंद्रगुप्त ने सिर्फ अपनी महानता की बदौलत भारत के अलग अलग स्वतंत्र राज्यों को एक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि भारत देश में सभी को एकजुट कर एकता के सूत्र में बांधा। हालांकि राज्यों को एकीकृत करने में सत्यपुत्र, चोल, कलिंग, चेरा और पांड्या के तमिल क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। ये राज्य, ये शासन चंद्रगुप्त के शासन में शामिल नहीं थे। हालांकि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, जो कि सम्राट अशोक थे, जिनके बारे में मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उन्होंने करीब इस 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय हासिल की और कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल किया। हालांकि उसके बाद उनका मन बदल गया, वो कहानी आगे सुनाऊंगा।
आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अद्भुत तेज और शौर्य को देखकर चाणक्य जैसे बुद्धिमान भी हक्के बक्के रह जाते थे। किस तरह से चंद्रगुप्त समस्याओं को सुलझाते थे और वीरता की कमी बिल्कुल नहीं थी दोस्तों उनमें। हर परिस्थिति में हर संकट का हल निकालने में चंद्रगुप्त का दिमाग तीक्ष्ण गति से चलता था और संकटों का सामना करना और संकट में फंसने के बावजूद किस तरह से वहाँ से निकलना है, ये बुद्धिमत्ता हमेशा उनमें थी और हिम्मत कभी नहीं हारते थे। गुरुकुल में भी, तक्षशिला में जब पढ़ते थे, अलग अलग वाक़या होते थे, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग चैलेंज स्वीकार करते थे और वो हमेशा चंद्रगुप्त उसमें जीत जाते थे लड़ाई में और किसी भी मुश्किल बाधा को पार करने में। तो दोस्तों बचपन से ही ये गुण उनमें शामिल थे कि हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ना है, चीज़ों को समझना है और मुसीबत के समय उसका उपाय ढूंढना है। इन सभी गुणों के साथ चंद्रगुप्त बड़े हुए। दोस्तों चंद्रगुप्त का जन्म लगभग आज से 2340 साल पहले माना जाता है। कई इतिहासकार इसमें एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि 340 BC में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम नंदा था और उनकी माताजी का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त के जन्म से पहले ही दोस्तों उनके पिताजी का देहांत हो चुका था और उनकी माता ने उनको बहुत ही गरीबी में, बहुत ही असहाय स्थिति में उनको पाला पोसा और जब चंद्रगुप्त 8 या 9 साल के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। तो चंद्रगुप्त अपना पेट पालने के लिए इधर उधर घूमते थे, फिरते थे, तो वहाँ उनको एक आदमी ने खरीद लिया और वो उस आदमी के गुलाम बन गए और उस गुलामी से उनको बचाया आचार्य चाणक्य ने। दोस्तों चंद्रगुप्त के बचपन, प्रारंभिक जीवन और वंशज के बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है और इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बुद्धिस्ट परंपराओं के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय समुदाय के सदस्य थे। फिलहाल चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में माना जाता है। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नंदों की सेना में एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। तो जब वो चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तो उनकी माता का भी निधन हो गया। वहीं इतिहास में ऐसा भी उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा और उनके चाचा नवनादास दोनों सौतेले भाई थे जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और नवनादास उनके पिता को हमेशा जान से मारने की फिराक में रहते थे। तो उनके चाचा और उनके पिता के अच्छे संबंध नहीं थे। तो दोस्तों जब चंद्रगुप्त गुलामी की जिंदगी जी रहे थे उस आदमी के पास जिसने उन्हें खरीद लिया था, एक दिन ऐसे ही काम करते हुए वो समस्याओं को सुलझा रहे थे और चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तो वहाँ से आचार्य चाणक्य गुजर रहे थे और उन्होंने उस बालक को देखा और उन्होंने उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया कि ये बालक कैसे विषम परिस्थितियों में अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हुए सही निर्णय लेता है, कैसे हिम्मत नहीं हारता है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ये किस तरह से समस्याओं को सुलझाता है और इसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, ये एक अच्छा राजा बन सकता है। ऐसा ध्यान में रखकर आचार्य चाणक्य ने उस बालक को उस आदमी से खरीद लिया और उस बालक को अपना शिष्य बनाया और ये शिष्य चंद्रगुप्त थे। आचार्य चाणक्य वहाँ कैसे पहुँचे, इसकी कहानी आप मेरे एक पिछले वीडियो में देख सकते हैं, चाणक्य के बारे में बताया है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमानी, महान अर्थशास्त्री, राजनीतिक विज्ञान के निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं की बदौलत वे इतिहास के सबसे नामचीन और महान योद्धा बने। तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चंद्रगुप्त के उन्हीं गुणों को पहली मुलाकात में ही पहचान लिया था आचार्य चाणक्य ने, इसलिए वो उनको अपने साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए जो कि आजकल पाकिस्तान में है और जहां उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया। उन्हें हर तरह की शिक्षा दी, उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित करके उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। तो मेरे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से मिलने से पहले वो जब पढ़ा रहे थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तब उसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था और आम्भी ने उसके साथ संधि की थी और आचार्य चाणक्य ने कई राजाओं से
प्रार्थना की थी कि वो सिकंदर का सामना करें। तो क्योंकि राजा उस समय छोटे छोटे थे, बटे हुए थे, आपस में लड़ते रहते थे, तो कोई राजा सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आचार्य चाणक्य नंद वंश के राजा मगध के पति धनानंद के पास पहुँचे और वहाँ उनका अपमान हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली और वो निकल पड़े एक ऐसे बालक की खोज में जिसके ऊपर वो पूरा ध्यान लगा सकें, अपनी पूरी ऊर्जा जीवन की खर्च कर सकें और उसको एक महान शासक बना सकें और अपने इस बिखरे हुए देश को, मातृभूमि को एक अखंड भारत के रूप में देख सकें। आचार्य चाणक्य का ये सपना लिए जब आचार्य चाणक्य घूम रहे थे, देख रहे थे कि कौन इस सपने को साकार कर सकता है, तब उन्हें चंद्रगुप्त मिले और तब उन्होंने चंद्रगुप्त को छुड़ाया और अपने साथ तक्षशिला लेकर गए। चंद्रगुप्त को उन्होंने सभी कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त को हर तरह की चीज़ें उन्हें सिखाई गई, सारे हथियार चलाना, राजनीतिक शास्त्र, गणित, इतिहास, विज्ञान, अलग अलग भाषाएं, एकदम निपुण कर दिया उसको। दोस्तों, नंद वंश के विनाश के लिए आचार्य चाणक्य को एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा की और एक सेनापति की ज़रूरत थी और ये उनको चंद्रगुप्त में मिले। और चंद्रगुप्त ने और आचार्य चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के विनाश के लिए मिलकर संघर्ष किया। पहले उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाकर सिकंदर को वापस भेजा यहाँ से। सिकंदर को धीमा जहर दिया गया, जिसके कारण सिकंदर की बाद में मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन लोगों ने, जब सिकंदर यहाँ से चला गया, तब आचार्य चाणक्य ने और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद पर ध्यान केंद्रित किया और उसको हटाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने छोटे छोटे साथियों से और मित्रों से बात करके एक छोटी सेना तैयार की और उसके बाद उन्होंने कई आक्रमण किए। कई बार तो बीच में उनकी हार हुई क्योंकि उन्होंने सीधा बीच में ही आक्रमण कर दिया, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि आक्रमण केंद्र में नहीं, सीमा पर करना चाहिए। तब दोनों ने मिलकर निर्णय लिया। आचार्य चाणक्य ने कहा कि हमें सीमा से शुरू करना होगा। आचार्य चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों के छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया और चंद्रगुप्त को राजा बनाया। और उसके बाद चंद्रगुप्त की सेना बढ़ती गई, लोग चंद्रगुप्त से जुड़ते चले गए और उसके बाद चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अलग अलग राज्यों को हराते हुए बड़ी सेना तैयार की और उसके बाद सीधा मगध पर हमला किया और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को जीतकर उसने मगध सम्राट धनानंद का सर्वनाश किया, उसको मार दिया। और उसके बाद पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, वहाँ आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में एक मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, कई इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त ने उनके मौर्य साम्राज्य के विस्तार में रुकावट पैदा कर रहे मैकेडोनिया के 2 तानाशाहों की निर्मम हत्या भी करवाई थी। इस तरह उन्होंने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए करीब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। यही वो वक्त था जब पूर्वी एशिया पर सेल्यूसिड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकस निकेटर का राज्य था। निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति रह चुका था। अलेक्जेंडर के मरने के बाद इस इलाके का उत्तराधिकारी उसको बनाया गया था और वो इस इलाके को संभाल रहा था। उसी समय महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य उस दौरान पूर्वी एशिया का बहुत सारा हिस्सा अपने अधीन कर चुके थे और वे बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया, जिसके बाद पूर्वी एशिया पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का कायम हो गया। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बन गया और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर की संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और सेल्यूकस की बेटी महान चंद्रगुप्त की पत्नी बनी और वो पाटलिपुत्र आ गई। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी, जिसका इस्तेमाल निकेटर ने 301 ईसा पूर्व में हुई एक लड़ाई जीतने में किया था। इस तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गणराज्यों को एकजुट कर उत्तरी और पश्चिमी राज्यों को अपने मौर्य साम्राज्य में मिलाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि कलिंग, जो कि वर्तमान उड़ीसा है, और तमिल साम्राज्य पर अपना शासन करने में वे नाकामयाब रहे, वो नहीं कर सके। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य थे, जिसके कारण उनको राज्य संचालन करने में बहुत मदद मिलती थी।
और आचार्य चाणक्य राज्य संचालन की एक एक छोटी से छोटी बात को बहुत ध्यान से निर्धारित करते थे और उनकी सलाह पर चंद्रगुप्त फैसले करते थे। और चंद्रगुप्त का शासन बहुत अच्छा रहा। उस समय की जनता भी बहुत खुश थी क्योंकि सब एकजुट थे, शासन प्रणाली बहुत सुदृढ़ काम कर रही थी, भ्रष्टाचार नहीं था समाज में। और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के ज्ञान का एक सागर हम देखते हैं आज चाणक्य नीति के रूप में। और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की उसी ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया अपने राज्य संचालन में, राज्य को सुदृढ़ बनाने में। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त एक महान शासक थे। लगभग 24 साल उन्होंने शासन किया। जब वे लगभग 49 साल के थे तब उनका जो झुकाव है, उनके मन का झुकाव थोड़ा सा जैन धर्म की तरफ हो गया और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया। और उसके बाद वे संन्यास लेकर पाटलिपुत्र से कर्नाटक चले गए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब लगभग 50 साल के हुए तो वे जैन धर्म के विचारों से काफ़ी प्रेरित हुए और बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और जैन संत बहादुरबाहु को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद लगभग 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने लगभग 5 हफ्ते बिना खाए पिए कठोर तप संधारा किया और बाद में इसी तप के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपना शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, ये एक जैन धर्म की परंपरा है संधारा, जहाँ पर अपना शरीर त्यागने के लिए जैन मुनि तपस्या करते हैं और खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो बाद में धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता जाता है और फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए चंद्रगुप्त ने गुफा में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया। लगभग 50 साल की उम्र में इस महान योद्धा का निधन हुआ और अपने पीछे छोड़ गए एक विशाल अखंड भारत, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया इतिहास में। और उसके बाद इनके साम्राज्य को इनके पुत्र ने संभाला, बिंदुसार ने, और उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक ने। और वो कौन थे इनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत महान शासक थे वो। तो दोस्तों, महान शासक चंद्रगुप्त की मौत के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने अपने विवेक एवं पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और इसको और अधिक मजबूत करने के प्रयास किए। वहीं बिंदुसार के समय में भी चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की कूटनीति और कुशल नीतियों की बदौलत मौर्य साम्राज्य ने एक नई ऊंचाइयां छू ली थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान सम्राट अशोक के पिता थे। हालांकि सम्राट बिंदुसार ने कोई बहुत दिलचस्प काम नहीं किया या उन्होंने कोई बहुत बड़ा जंग नहीं लड़ी, अपने राज्य का बहुत विस्तार नहीं किया, लेकिन हाँ, उन्होंने जो राज्य उनको अपने पिता से मिला उन्होंने उसको संभाल कर रखा। तो सुदृढ़ तरीके से उन्होंने संभाला। काफ़ी समय तक बिंदुसार के साथ भी आचार्य चाणक्य थे प्रधानमंत्री पद पर, और उस समय अशोक छोटे थे। ये कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के जीवन पर और चंद्रगुप्त के जीवन पर कई सारे टीवी सीरियल्स बने हैं। एक लेट 90s का सीरियल है, बहुत पॉपुलर है और बहुत देखा गया समाज में, और लोगों ने बहुत देखा, बहुत पसंद किया। एक टीवी सीरियल आता था 2011 में इमेजिन टीवी पर, वो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का सीरियल लोगों को बहुत बहुत पसंद आया। बट दुख की बात है कि वो बीच में रुक गया और लोग आगे नहीं देख सके। मुझे भी वो सीरियल बहुत पसंद था। उसी की जो नंबरिंग आती थी उसमें लाइन आती थी कि वीरता की मिसाल है चंद्रगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त के जीवन पर कई फिल्में भी बनी हैं। 1977 में भी उनके जीवन पर एक फिल्म बनी थी और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुए हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक निडर योद्धा थे। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य महान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत के लगभग सभी उपमहाद्वीपों में मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर जीत का परचम लहराया था। वे हमेशा से ही भारत में एकता लाना चाहते थे और आर्थिक रूप से भारत का विकास करना चाहते थे। इसके साथ ही भारत में कला और शिल्पकला के विकास में मौर्य साम्राज्य की मुख्य भूमिका रही है। वहीं मौर्यकालीन भारत को आज भी एक विकसित भारत के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं महान सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल अखंड भारत की नींव रखी आचार्य चाणक्य के निर्देशन से। आचार्य चाणक्य ने उनको आज़ाद किया था और उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। तो चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य को अपना सब कुछ मानते थे, वो उनके गुरु थे और उन्होंने एक शिष्य के रूप में अपना जीवन जिया। जैसा उनके आचार्य ने कहा चंद्रगुप्त ने वैसा ही किया और अपने गुरु की इच्छाओं पर, आदेशों पर चलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक बने और एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसे हम आज भी याद करते हैं मौर्य साम्राज्य के नाम से। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।